नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने मैं एलटी फर्स्ट पेपर का अत्यंत महत्वपूर्ण एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। मॉक टेस्ट जो है हमारा सशक्त और व्यापक मूल्यांकन पर ही आधारित रहने वाला है। आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि भारत में सशक्त और व्यापक मूल्यांकन किस वर्ष लाया गया, ये बताना है। 2007 में लाया गया, 2008 में लाया गया, 2009 में लाया गया है, 2010 में लाया गया। तो दोस्तों बताइए, जिसे भी आता है आंसर वो आप मेरे साथ इन आंसरों को देते हुए चलिएगा। देखिए दोस्तों, हमें पहले समझना ये अत्यंत अनिवार्य होगा कि सशक्त और व्यापक मूल्यांकन क्या है। ठीक है, अगर हम जब देखें हम वैसे अगर देखें ना सशक्त और व्यापक मूल्यांकन, तो सशक्त और व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 ये जो है आपका एज ए राइट आंसर है, सी एज ए राइट आंसर है। तो 2009 में भारत सरकार द्वारा क्या किया था, भारत में शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था उसमें अनिवार्य रूप से एक क्या कर दिया था, प्रतिक्रिया जोड़ दी गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन की प्रतिक्रिया अनिवार्य कर दी गई थी। तो मूल्यांकन के दृष्टि से अगर देखें तो भारत में और भारत के जो राज्यों के साथ साथ जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड थे उसके द्वारा इसको पेश किया गया था। और अगर हम देखें सशक्त और व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो जो छात्र होते हैं उनके विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन की जो प्रणाली होती है ना दोस्तों, उसमें छात्र के जो विकास के सभी पक्षों को इसमें क्या कहता है, सम्मिलित किया जाता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सशक्त वैसे देखे जाए तो सशक्त का अर्थ क्या होता है और हम देखेंगे व्यापक का अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर हम जब सशक्त का अर्थ की अगर हम देखें तो छात्रों की वृद्धि और विकास के जो अज्ञात पक्ष होते हैं ना, उन पक्षों का मूल्यांकन करने पर हमें इसमें क्या देते हैं, साधे रूप में बल देते हैं। और जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो व्यापक का अर्थ होता है, व्यापक का अर्थ होता है कि इसमें क्या होता है, छात्रों की जो वृद्धि होती है और विकास के जो शैक्षिक और साथ ही उसके जो सह शैक्षिक दोनों पक्षों में इसमें क्या है, इसको सम्मिलित किया जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे तो ये कह रहा है छात्रों की वृद्धि और विकास के अज्ञात पक्षों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, सशक्त, व्यापक, निगरानी या फिर निरीक्षण। तो दोस्तों क्या हो सकता है, तो बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपके ए है, ये सशक्त है। ठीक है, ये इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न को देख पा रहे होंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक सशक्त और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिए, इसमें से सशक्त और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता इसके अंतर्गत नहीं है। विशेषता के हम बारे में बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कह रहा है कि समग्र दृष्टिकोण या फिर एकाधिक मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग या रचनात्मक और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन या निरंतर मूल्यांकन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है जिसमें मूल्यांकन और हम क्या करें, सार्थक और व्यापक, सशक्त और साथ ही व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इसकी कौन सी नहीं है, तो इसकी जो विशेषता नहीं है रचनात्मक और विश्लेषणात्मक, ये मूल्यांकन की ये क्या है, ये विशेषता नहीं है। अब जब हम विशेषता की बात कर ही रहे हैं तो ये समझ लीजिए इसकी जो विशेषता रहती है, एक तो होता है निरंतर मूल्यांकन जो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक समग्र दृष्टिकोण से होता है, एक एकाधिकार जो मूल्यांकन उपकरण का उपयोग किया जाता है, एक रचनात्मक और साथ ही और योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो इसमें क्या है, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक देखा है, तो ये जो होना चाहिए था योगात्मक यहाँ पर होना चाहिए। तो ओवरऑल ये चार ही सही रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है अभी जो कह रहा है कि सशक्त और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, वो आपका ऑप्शन सी रचनात्मक और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन ये नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे, ये कह रहा है कि निम्न चौथा प्रश्न है, इनमें से किसके कथनानुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। हम समायोजन की बात करें, समायोजन जो है समायोजन निरंतर चलने वाली क्या है, प्रतिक्रिया है। देखिए, अगर हम देखें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जिससे भी इसका आंसर आता है प्लीज आंसर दीजिए। देखिए, चौथे का जो है वो यहाँ पर दिखा, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। तो कौन सा हो सकता है, तो एज ए राइट ग्रेट ये है, ग्रेट्स ने क्या किया था, ये कथन दिया गया था।
या देखिएगा, अगर जब हम समायोजन की जहाँ पर हम बात करते हैं ना, तो समायोजन क्या होता है? मनुष्य एक समाजी प्राणी है, ये आप सभी को पता है कि वह अंत समय तक क्या है, समाज में ही रहता है और उसी के अनुरूप चलता है। तो वह उसी समय अधिक पसंद दिखाई देता है जब वह स्वयं की रुचि पैदा करता है या पसंद होता है या अभिव्यक्ति करता है, या कहें वो समूह में रहता है या समूह को प्राप्त करता है। तो ये जो उसकी व्यवहारिक जो गतिविधियां होती है उसको समायोजन ही कहा जाता है। तो अलग अलग जो दार्शनिक रहे हैं उन्होंने इसके अंतर्गत अपनी अपनी थ्योरी दी हुई हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे समायोजन का क्षेत्र होता है, समाज व्यक्तिगत समायोजन होता है, शारीरिक विकास स्वास्थ्य संबंधी समायोजन होता है, मानसिक विकास और स्वास्थ्य समायोजन होता है, संवेगात्मक समायोजन होता है, लिंगात्मक समायोजन होता है, व्यक्ति और आवश्यकताओं से संबंधित क्या होती है समायोजन होती हैं। तो अलग अलग तरीके से इसमें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कह रहा है निम्नलिखित, ये देख पा रहे हो पांचों ने समायोजन की व्यक्ति संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इससे कितने भागों में विभाजित किया गया है या फिर कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। 1 2 3 4। तो दोस्तों बताइए, जिसे भी इसका आंसर आता है। हम बात करें समायोजन की बात करें तो व्यक्तिगत अगर देखें व्यक्ति संबंधी जो को ध्यान में रखते हो कितने में इसको विभाजित किया गया है, चलिए आंसर दीजिए। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में किया गया है, विभाजित किया गया है। ये राइट आंसर, 3 भाग इसके होते हैं, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब बात करेंगे छठे नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक समायोजन का क्षेत्र नहीं है। इसमें एक समायोजन का क्षेत्र नहीं है। जैसे अभी मैंने समायोजन के क्षेत्र बताए थे ना आपको, तो व्यक्तिगत समायोजन, आर्थिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, लिंगात्मक समायोजन। देखिए इसमें कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए, अभी मैंने आपको ये बता के रखा है, ठीक है। जिसे भी आता है आंसर दीजिए। चलिए देख पा रहे होगे आप, छठे नंबर का क्या है ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। आर्थिक समायोजन नहीं होता है, इसका क्षेत्र नहीं होता है एज ए राइट आंसर इसमें। देखिए मैंने समायोजन के जो क्षेत्र आपको बताए थे, बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्षेत्र क्या होता है, एक समायोजन का क्षेत्र होता है, एक व्यक्तिगत समायोजन का क्षेत्र है, शारीरिक विकास और स्वास्थ्य संबंधी समायोजन होता है, और मानसिक समायोजन होता है, और संवेगात्मक संयोजन होता है, लिंगात्मक संयोजन होता है, और साथ ही अगर हम देखें व्यक्तिगत ये क्या होता है समायोजन होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 7वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग डेफिक ली प्ले ने कब किया था। तो ये आपने बताना है किस वर्ष से किया था। ये 1825 में, ये 1827 में, 1829 में, 1831 में। तो किस वर्ष से ये किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, जिसे भी आता है केस स्टडी से रिलेटेड, तो जो ये किया गया था, कब किया गया था, जल्दी से जिसे भी आता है, तो ये किया गया था ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ना, बेसिकली अगर देखोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में केस स्टडी ये किया जाता है। तो केस स्टडी होता है क्या, इसमें केस स्टडी का अर्थ होता है स्टडी विधि का क्या होता है सर्वप्रथम जो फ्रेडरिक ली प्ले ने क्या किया था 1829 ईस्वी में सामाजिक अध्ययन या कहें सामाजिक विज्ञान का एक अध्ययन किया था। तो इन्होंने जो किया था 1967 में बर्लिन लेगेज, और इन्होंने क्या था इसको किया था। तो इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु या स्थिति की भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना और जांचना कि व्यक्तिगत अध्ययन क्या कहलाता है, और इसकी जो बुनियादी आधार होता है, और उसमें विद्यार्थी की किस प्रकार से जिज्ञासा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और केस स्टडी विधि से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे बालक का नाम पता, बालक की वर्तमान समस्याएं क्या हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है, विकासात्मक विवरण क्या होता है, शैक्षिक विकास का संबंधी विवरण क्या होता है, पारिवारिक विवरण क्या हो सकता है, व्यवसाय विवरण क्या हो सकता है, और शील गुणों का विवरण क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 8वें नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन केस स्टडी का क्षेत्र नहीं है। अब केस स्टडी का क्षेत्र नहीं है, मैंने अभी आपको केस स्टडी का क्षेत्र बताया, आपको मैंने बालक का बताया ये है, और बालक की जो क्या है वर्तमान समस्याएं ये इसके अंतर्गत आती हैं। और देखिए अगर हम देखें स्वास्थ्य संबंधी जो ये होती हैं ये आती हैं, हमने यहाँ पर क्या नहीं आती है, तो बच्चा आपका विद्यालय का विवरण ये नहीं आता है। तो बेसिकली अगर देखोगे केस स्टडी के क्षेत्र आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर 3 तो ऑब्वियसली आपके सामने दिया है, विकासात्मक विवरण होता है, और शैक्षणिक विकास और संबंधी विवरण होता है, पारिवारिक विवरण होता है, व्यवसायिक विवरण होता है, शील गुणों का विवरण होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन केस स्टडी का एक प्रकार है? ये बताना है, व्यक्ति का अध्ययन या समुदाय का अध्ययन, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना। चलिए दोस्तों, जिसे भी आता क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इसमें ए बी क्या है, दोनों सही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है कि 10वें नंबर का प्रश्न है कि काव्य के कितने प्रकार माने गए हैं? ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, तो कितने माने गए हैं? चलिए जैसे भी आंसर आता है वो दीजिए। देखिए काव्य के 2 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, काव्य के कितने प्रकार माने गए हैं? 2 प्रकार माने गए। तो एक तो होता है भव्य काव्य होता है, एक दूसरा होता है दृश्य काव्य होता है। ठीक है, 2 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 11वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि तीनों लोगों के भावों का अनुसरण ही नाटक है, यह कथन किसका है? महर्षि भट्ट या आचार्य मुनि या बार्नेन ग्लेज या फिडेली, ये है। तो ए बी सी डी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कौन सा इसका हो सकता है? चलिए बताइए, जिसे भी आता है वो दीजिए। देखिए ये जो कहा गया है बेसिकली तीन लोगों के भावों का अनुसरण ही नाटक है, ये जो कहा गया था, ये किसने कहा गया था? ये जो कहा गया था आचार्य भरत मुनि द्वारा कहा गया था। पहले आपको समझना होता है कि जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक क्या होता है? ये नाटक क्या होता है? यह एक क्या है? कला का एक ये रूप है जिसमें दर्शक के बीच में कहानी का क्या होता है? प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जब कोई बच्चा नाटक करता है तो वो क्या करता है? मंच पर संवाद करके किसी एक चरित्र को चित्रार्थ करता है, किसी कहानी को वो गढ़ता है या कुछ कहानी का प्रदर्शन करता है। तो कोई कहानी होती है तो उसको क्या कहता है? अपनी प्रस्तुति के या संवाद और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है? उसको प्रस्तुत करता है। और नाटक की जो निगरानी क्या होती है? भव्य और बेसिकली अगर देखोगे नाटक की जो गिनती काव्य में की जाती है, ये काव्य की मैंने आपको बताई थी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भव्य काव्य और दृश्य काव्य होता है। बेसिकली अगर हम इनकी परिभाषाएं देखें ना, अलग अलग जो दार्शनिक रहे हैं उन्होंने भी अलग अलग थ्योरीज इसमें दी हैं। जैसे भरत मुनि के आधार पर भरत मुनि ने क्या किया? तीनों लोगों के भावों का अनुसरण ही क्या है? नाटक है। अब महर्षि भट्ट के आधार पर देखें तो ये जब कहते हैं कि जब नाटक को गीत आदि से सुसज्जित कर अभिनेता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वो नाटक का रूप धारण कर लेता है। उसमें गाना बजाना ये तमाम चीजें तो वो कहते हैं नाटक का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक की अवधारणा का भाग नहीं है? पाठ्यक्रम, ये पाठ्य अवधारणा है, प्रदर्शन अवधारणा, ये मंच अवधारणा, ये क्रियात्मक अवधारणा। तो क्या नहीं है? चलिए बताइए दोस्तों। मैं वैसे चलिए जिसे भी आता है चलिए आंसर दीजिए। अब ये कह रहा है भाग नहीं है, चलिए बताइए। देखिए ये क्या है आपका? डी, क्रियान्वयन अवधारणा। अगर हम बेसिकली अगर देखें नाटक की जो अवधारणाएं होती हैं वो अवधारणाएं क्या होती हैं? देखिए एक तो होती है पाठ्य अवधारणाएं होती हैं और प्रदर्शन अवधारणा होती है, मंच अवधारणा होती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से इसको किया जाता है। अब देखिए बेसिकली अगर देखो तो जो पाठ्य अवधारणा होती है ना, शिक्षक और छात्रों के बीच एक उपयोगी मार्गदर्शक ये बनता है। और अगर हम प्रदर्शन अवधारणा के, इसमें संगीत, नृत्य, नाटक जैसी कलाएं इसमें विकसित होते हैं। मंच अवधारणा इसमें क्या होता है? एक नाटक हो या फिल्म के लिए एक प्रदर्शित स्थान होता है, इसमें नाटक के लक्षण होता है, प्रकृति होता है, उसमें लेखन होता है, लेखन का एक टुकड़ा होता है जिससे क्या कलात्मक रूप से क्या होता है? संवादों को प्रस्तुत किया जाता है। और नाटक की प्रवृत्ति की अगर बात करें न तो उसमें पढ़ने और प्रदर्शन करने के लिए भी संभावनाएं बनती हैं, तो अलग अलग चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, अब ये 13वें नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि किसके अनुसार जो सत्य है वह सुंदर कल्याणकारी है वही कला है, किसके द्वारा ये कहा गया है? ठीक है, ये बताना है। हर बढ़िया रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य मुनि या महर्षि भट्ट, तो किसके द्वारा ये कहा गया है दोस्तों? ये बताना है। ठीक है, कला उन, इसमें क्या करा है? ये देखिए इसमें कह रहा है जो सत्य है वह सुंदर है, वह कल्याणकारी है, वही कला है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो चलिए जल्दी से बताइए, जिसे भी आता है। देखिए ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको गढ़ा गया है, तो इसको याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? जो सत्य है, सुंदर है, कल्याणकारी है, वही कला है। अब देखिए हर्बर्ट की अगर बात करें तो इसके आधार पर क्या कहा था? इन्होंने कहा कि कला उन
सब वस्तुओं में से है जिसे हम अपनी इंद्रियों की प्राप्ति की प्रयोग के लिए किया जाता है। जैसे हम बात करें तो जैसे कला के कार्य होते हैं, संचार के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है, राजनीतिक के लिए होता है, मनोवैज्ञानिक और उपचार उद्देश्य के लिए हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस श्रृंखला को आप क्या करें, देखें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कला का प्रकार नहीं है? आचरण संबंधी, व्यवहार, उदार, ललित कला। देखिए हम क्या बात करें, हम कला के प्रकार बता दूं। मैं वैसे आपको बता दूं कला का जो प्रकार होता है वो आपका क्या होता है, एक तो आचरण संबंधी कला होती है, एक क्या होते हैं उदार कला होती है, एक ललित कला है, व्यवहार कला नहीं होती है। तो इसका ये ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। तो देखिए कलाओं का अगर हम जहाँ पर बात करें, कला की जब शिक्षा की बात करें, शिक्षा में कला की अगर बात करते हैं तो कला शिक्षा बालक में प्रतिभा को उजागर करती है और ये बच्चे का जीवन का आधार बनती है। और शिक्षा में कला का उद्देश्य की अगर जब हम बात करते हैं, कभी पूछा जा सकता है, तो कला में जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, कल्पना शक्ति को विकसित करना होता है, व्यक्तिगतता का विकास करना, चरित्र का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें दृश्य कला की जब हम बात करें, दृश्य कला का अर्थ क्या होता है, जिसका आनंद आंखों द्वारा लिया जाता है। जब हम किसी सीनरी को देखते हैं, किसी पहाड़ों को देखते हैं, तो वो जो दृश्य हमारे सामने दिखते हैं, हम नेत्रों से देखते हैं, तो उसका हम क्या कहते हैं, रसपान करते हैं। जैसे हम चित्रकला के माध्यम से देखते हैं, मूर्ति कला के माध्यम से, नृत्य, हम किसी चित्र को देख सकते हैं, किसी मूर्ति को देख सकते हैं, किसी का डांस को देख सकते हैं। तो शिक्षा में जो कला और नाटक का जो महत्व को अगर देखोगे ना, तो इसमें छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, छात्रों की जो कल्पनाएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है और छात्रों में एकाग्रचित्तता बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये यहाँ तक की ये श्रृंखला है। अगर आपको लगता है कि इसी प्रकार की श्रृंखला आपके सामने में निरंतर लेते हुए आया हूँ तो कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।